नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, यूनिट 9 की टॉप 500 MCQ सीरीज मैं आपके लिए लेके आया था, जिसमें अभी तक टोटल 5 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। कभी आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहां आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 9 MCQ नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आपको देखना है। दोस्तों, यहाँ आपके PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो भैया तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार रिपीट होते हैं। कभी 10 प्रश्न भी पेपर में आते हैं और 10 में से कभी आपने 9 प्रश्न देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के ही देखने को मिलेंगे। अब मैं उसके साथ आपको डिटेल भी बता रहा हूँ, तो भैया डिटेल के हिसाब से वहाँ से आपसे डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तैयार हो जाओ हमारी इस सीरीज को रेगुलर देखने के लिए। आज इसका लेक्चर नंबर 6 है, यानी आपको टोटल आपके पास 300 MCQ हो जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ साथ आपकी 2 से 3 डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो लगभग 1000 क्वेश्चन का आपके पास संकलन आज हो जाएगा। तो लगातार इस सीरीज पे बने रहिएगा। देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस का टाइम है, अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा MCQ लगाइए, चाहे वह यूनिट 9 हो, यूनिट 10 हो, यूनिट 6 हो, 5 हो, 4 हो, जितने भी हो सके। मैंने आपके लिए MPGK की एक सीरीज चलाई थी, जिसमें आपको यूनिट मतलब लगभग 5 यूनिट का संकलन उसमें देखने को मिलेगा। तो जो MP की 5 यूनिट आती है, जहाँ पर लगभग 50 से लेके 45 से लेके 50 क्वेश्चन MP के पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर पूछा है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। तो देखो भैया, स्पीकर आप सभी के मोबाइल में है, तो स्पीकर से क्या होती है, आवाज़ बाहर आती है, तो यहाँ क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर आप सभी ने देखा होगा सर, प्रिंट करते हैं तो उसमें से एक आउटपुट आता है, हार्ड कॉपी, वहाँ भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। फिर प्लॉटर, अब आपको प्लॉटर एक नया शब्द देखने को मिल रहा होगा। तो प्लॉटर मेनली कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो आप ग्राफिक डिज़ाइन कराने जाते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन में जो आपका प्रिंट आउट निकलता है, वह किसके माध्यम से निकलता है, प्लॉटर के माध्यम से निकलता है। यह भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, जो कि ग्राफिक प्रिंट करने के काम में आता है। तो ये तीनों क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। अब यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल मेनली स्पोर्ट्स जो गेम्स होते हैं, गेम्स जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उनको खेलने के लिए मेनली ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, यानी जो अपना गियर होता है गाड़ी में, वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, इसको पकड़कर व्यक्ति राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सीधा, दाएं, बाएं ऐसे मुड़ता है इसके माध्यम से। तो ट्रैक बॉल का इस्तेमाल मेनली किस में होता है, तो ट्रैक बॉल का इस्तेमाल आपको याद रखना है किस में किया जाता है, एक इनपुट डिवाइस के रूप में गेम्स खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। और देखिए, हमारे MPPSC 2024 में इसे वापस रिपीट किया था, और ये 2021 का पेपर है, डेंटल 2022 के डेंटल सर्जन का पेपर है। तो 2022 के बाद 2024 में MPPSC ने वापस पूछा, यानी रिपीट हो रहे हैं। कभी आपके पेपर में 6 प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं, तो दोस्तों आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए। तो 12 नंबर के लिए तो पढ़ो, एक एक नंबर कीमती है। आपको याद रखना है, कट ऑफ लगभग 80 नंबर आजकल जाता है। तो 80 नंबर के हिसाब से हमें कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जाना है। तो देखिए, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी को पता है, जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अब देखिए, एलन ट्यूरिंग की बात करते हैं, तो एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले बताया था कि मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है, और इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। ठीक है, याद रखना, ट्यूरिंग टेस्ट का आविष्कार किसने, एलन ट्यूरिंग ने कहा। टिम्स बर्नर्स ली कौन थे, तो सर इन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी 1989 में। ठीक है, ये याद रखना। बी राजा रामन कौन है, तो ये भैया भारत के सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो बी राजा रमन क्या है, भारत के प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक है। हमने चारों ऑप्शन को कवर कर लिया है। बार बार रिपीट हो रहा है, तो पढ़ते रहो लगातार, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रिपीट आपके एग्जाम में जरूर 6 से लेकर 7 प्रश्न होंगे। और जो डिटेल बता रहा हूँ उसके बाद आपसे पूरे 10 प्रश्न सीधे सीधे आप पेपर में बना के आने वाले हो।
अगले प्रश्न पर देखते हैं संगणक। यहाँ पर संगणक का मतलब है कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई है। अब देखो यहाँ पर आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी यूनिट क्या है। तो मैंने आपको बताया था पहले आता है बिट, और एक बिट में कितने होते थे सर, 4 निबल होते थे। कितने होते थे, 4 निबल होते थे, ये मैंने बताया था। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट है। ये भी रिपीट हुआ है, ये दूसरी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है बिट, बिट के बाद आता है सर निबल, और निबल के बाद आता है सर वाइट, और वाइट के बाद आ जाता है हमारा किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, और उसके बाद आता है टेराबाइट। ठीक है, 1 GB डाटा आप डलवाते होगे तो कितना डलवाते हो, 1024 MB आप डलवाते हो नेट। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है। तो देखो पाठशाला आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो सर सीधी सी बात है हमारी किससे, शिक्षा से संबंधित होगा। तो देखो मेडिसिन हम हटा सकते हैं, फार्मर्स हम हटा सकते हैं, स्कॉलरशिप भी हम हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, बुक्स। तो देखो भैया ये भारत का जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है, केंद्रीय तकनीकी शिक्षा विभाग, और NCERT, इन दोनों के माध्यम से इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको जितनी भी NCERT की बुक्स हैं वहाँ सभी ई फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती है। देखो कुछ और मैं शिक्षा से संबंधित आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। एक है दीक्षा प्लेटफॉर्म, याद रखना ये सभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दीक्षा का पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन को ऑनलाइन माध्यम से देने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, ये भी शिक्षा से संबंधित है। फिर देखिए साथी पोर्टल की अपन 2-3 बार बात कर चुके हैं, तो साथी पोर्टल भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, अभी स्किप करके चले जाओगे आपका नुकसान हो जाएगा। टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी एक होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी किसी कॉलेज में एंट्री करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे से लोग बाग तैयारी कर सके, उसके लिए साथी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था, याद रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो शिक्षा, साथी, फिर मैंने एक बताया था स्वयं नामक पोर्टल भी किससे संबंधित है, तो वहाँ भी शिक्षा से संबंधित है। तो ये कुछ शिक्षा से संबंधित पोर्टल्स थे, इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किस लिए काम में आता है कि सर वायरस के जो अटैक्स होते हैं उनसे हमें बचाने के लिए मेनली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो एंटीवायरस भी मेनली मैन मेड ही होते हैं या मैन मेड के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एक प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कोई भी वायरस अटैक करता है तो उससे हमें सुरक्षा मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एंटीवायरस का एक उदाहरण है उसका नाम है नॉर्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखना नॉर्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का एंटीवायरस है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के नाम आपको बता देता हूँ। तो देखो एक है बिट डिफेंडर। क्या है, बिट डिफेंडर नामक एक एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आपको टोटल अवास्ट नामक एक मिलेगा, उसमें AV भी लिखा होता है। फिर आपने MCAFF मैकफी भी देखा होगा। ठीक है, फिर देखो अवायरा होता है, एवीरा, फिर AVG नामक होता है। तो ये सभी क्या है, एंटीवायरस के उदाहरण हैं। देखो ट्रोजन हॉर्स आप सभी को पता है कि सर एक प्रकार का क्या है, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर है ये, है ना, जो कि हमारे क्या कंप्यूटर को बिना मतलब साइबर अपराध करने के लिए हमारे कंप्यूटर में मेनली घुसते हैं। एडवेयर भी एक प्रकार का मॉलवेयर है। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो पाम नामक तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में इस्तेमाल होता है, और मैक आप सभी को पता है कि सर जो हमारा एप्पल मोबाइल होते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। अब सिम्बियन और वेब ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन कौन से, रुक जाइए एक मिनट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर B और D ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सिम्बियन नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, पाम नाम का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो यानी पाम और सिम्बियन ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर
ठीक है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी और डी इसका राइट आंसर है। अब मैं कुछ और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेता हूँ। तो देखो एप्पल का iOS चलता है, ठीक है। उसके बाद बेडा नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक आता है हारमनी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, एक मियोमो नामक भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये सभी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है, ठीक है। बेब और मेक नामक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मेक, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है। यहाँ पर पूछा है कि जो www है वर्ल्ड वाइड वेब का मूल प्रोटोकॉल कौन सा है। तो देखिए मेनली इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, HTTP का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए www पर कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक होता है FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से आप किसी को फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ फाइल प्रोटोकॉल्स हैं, परंतु जो कोर प्रोटोकॉल है www का वह क्या है, HTTP है, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। URL का तात्पर्य क्या है। तो देखो URL आप सभी को पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, किसी का एक स्थायी पता URL भी हम कह सकते हैं। फिर देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ई कॉमर्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, यही क्या होता है, हमारा ई कॉमर्स होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी संगणक भाषा यानी कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आप सभी को पता है कि भैया एक है लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग उसका पूर्ण रूप है। इसे कहा जाता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल की जाने वाली पहली भाषा थी लिस्प। उसके अलावा मेनली जावा का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और प्रोलॉग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर है, ए और सी, दोनों भाषा का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। फोर्ट्रॉन आप सभी को पता है थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुई थी, उसका पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए मेनली फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। पास्कल भी एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, ये चारों हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो भैया 20 FLT प्लस 15 टॉपिक वाइज टोटल 35 टेस्ट, और 35 टेस्ट यानी 3500 MCQ सब्जेक्ट के, बहुत बड़ी बात है। इसे खरीद लो, मात्र 99 रुपये में है भैया। अभी भी टाइम वेस्ट मत करो, पेपर हमने इसकी सबसे अच्छी बात है PDF आपको प्रदान की है, आप डाउनलोड करो, इंटरनेट की दुकान से निकला के अपने टेबल पर रख लो और डेली एक एक पेपर सॉल्व करो, क्योंकि अब समय आ चुका है रिवीजन का और साथ साथ नए नए प्रश्न लगाने का। तो भैया लगातार प्रश्न सॉल्व करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 तारीख के दिन अब हमारा करंट अफेयर का टेस्ट है, तो इस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना, ठीक है। चलें अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहली बार मतलब IT एक्ट 2000 में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन सा प्रस्तुत किया गया था। तो देखो भैया इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी का रिकॉर्ड रखना। यह क्या है, IT एक्ट 2000 का एक प्रमुख महत्वपूर्ण अवधारणा है। डिजिटल सिग्नेचर, मैंने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करी, पर 2008 में संशोधन कर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की जगह डिजिटल सिग्नल किया गया। फिर देखिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी एक हम ऐसा प्राधिकरण भी बनाएंगे जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है उसका ध्यान रखे, और उसके लिए कुछ भी होगा तो वह अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। तो ये तीनों क्या है, IT अधिनियम की महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार किसका उदाहरण है। यहाँ पर बात कर रहा है कि ऑक्शन यानी जो अपनी नीलामी होती है। तो भैया नीलामी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे B2B, जैसे मेरा बिजनेस था, जैसे मान लो कि एक कंपनी है, मान लो कि हमारी है PSCY DC सर, और एक बड़ी कंपनी कोई सी एजुकेशन की, मान लो एजुटेक एक कंपनी है। अब क्या कर रहा है कि हम बोली लगवा रहे हैं हमारी, तो ये क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस भी लग सकती है, ठीक है। फिर देखो कहाँ से कहाँ तक लग सकती है। फिर C2C, जैसे मेरा ट्रैक्टर है और मैं मेरे ट्रैक्टर को बेचना चाहता हूँ, तो वहाँ कंज्यूमर तक मैं पहुँचा सकता हूँ। तो मैं कंज्यूमर था किसी का
और मैंने ट्रैक्टर पूछा था, या C2C भी हो सकता है। तो याद रखना मेनली B2B और C2C दोनों क्या है, नीलामी की एक उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है भैया कि हमें डाटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है दो कंप्यूटर के बीच में, तो हम किसका इस्तेमाल मेनली करेंगे। तो देखो भैया इसका राइट आंसर कौन कौन सा है कि हम उसमें राउटर्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ गेटवे का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, राउटर और गेटवे का मेनली डाटा को नेटवर्क के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्विचिंग भी मेनली लेन जो हमारा नेटवर्क रहता है उसको स्थापित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्विच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें बहुत सारे कंप्यूटर को एक स्थान पर जोड़ना है तो उसमें किसका, स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं वह क्या कहलाता है। यानी यहाँ पर पूछा है कि वह भी डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें मेनली बहुत सारे लोगों के नेम्स और एड्रेस होता है, तो उसे हम मेनली क्या बोलते हैं, DNS फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे डोमेन नेम सिस्टम फाइल सिस्टम उसे बोलेंगे। तो यानी कि आपको एक फ़ाइल बनी हुई है उसमें आपके बहुत सारे लोगों के नेम और एड्रेस उसमें लिखा हुआ है, उसे डोमेन नेम फाइल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंज्यूमर उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं। तो देखो भैया मान लो कि मेरे पास गेहूँ है, मैं गेहूँ बेचने गया बाज़ार में, अब उसकी नीलामी लग रही है, किसी ने लगा दी कि भैया 2200 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 3000 रुपये में ख़रीद रहा हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं कंज्यूमर, अब ये खरीदने वाले कौन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मैं कौन था भैया, कस्टमर था। तो ये क्या हो रहा है, एक मॉडल बन रहा है, तो इस मॉडल को क्या बोलते हैं, C2B बोलते हैं, यानी कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर आदमी किसको बेच रहा है, बिजनेस को अपना सामान बेच रहा है, और उसके पास पावर है कि वह भैया 3000 रुपये बोली में बेच भी सकता है और नहीं भी बेच सकता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, C2B प्रकार के बिजनेस के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो देखिए आजकल क्या होने लगा कि जो हमारा कीबोर्ड थे, तो कीबोर्ड के ऊपर मेनली की लॉगर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो की लॉगर से क्या होता था कि हम कुछ भी टाइप करते थे तो उस व्यक्ति को मालूम पड़ जाता था कि यह व्यक्ति क्या टाइप कर रहा है। तो वर्तमान में इससे बचने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपके लैपटॉप पे ही कीबोर्ड होता है, आप क्या करते हैं, टच कर करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है कि पासवर्ड चोरी के लिए बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रोजन प्रोग्राम से बचाने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, स्पाईवेयर से बचने के लिए भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ईमेल है, जैसे मान लो कि मेरी आईडी है krishnasarma.com, krishnasarma@gmail.com, परंतु मैंने किसको मेल किया तो वहाँ दिखने लगा कि ये कृष्ण के नाम से नहीं, ये आई है किसके नाम से, तो ये अनुज के नाम से आई है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, मैं उसे पागल बना रहा हूँ। तो पागल बनाना क्या होता है भैया, मेनली स्पूफिंग यह तकनीक कहलाती है। इसमें क्या होता है, स्पूफ यानी होता है पागल बनाना। तो स्पूफिंग क्या होती है, जब आप ईमेल तो पहुंचाते हैं परंतु उसे लगता है कि यार जिस स्थान से यह भेजा गया है वह स्थान से यह क्या आया नहीं है, तो उसे बोलते हैं स्पूफिंग। फिशिंग में क्या होता है कि सर आपके डेटा ट्रांसफर, व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करता है व्यक्ति। स्पैमिंग यानी बहुत सारे मैसेज आपको पहुंचाता है मेल के माध्यम से या आपके SMS के माध्यम से। स्निफिंग क्या होती है, तो स्निफिंग क्या होती है, नेटवर्क ट्रैफिक को बाधित करने के लिए एक तकनीक है जिसमें वह क्या करता है, आपका गुप्त रूप से आपकी जासूसी करता है कि ये व्यक्ति कौन सी वेबसाइट चलाता है, क्या करता है, उसकी जासूसी करने को क्या कहते हैं, स्निफिंग कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कि नेटवर्क एनवायरनमेंट में सर्वर क्या नहीं है। तो देखिए फाइल सर्वर होता है सर, क्योंकि यहाँ से हमें फाइल ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। प्रिंट सर्वर भी होता है सर, एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, पर नेटवर्क नामक कोई भी सर्वर हमारा नेटवर्क एनवायरनमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है। फिर देखिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, यानी यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो मेनली ग्रिड टोपोलॉजी क्या है, कॉमन नहीं है, क्योंकि ग्रिड क्या होती है कि ये बहुत सारी भागों में बांटी रहती है और इसको मतलब समझना और ईजी से इसे सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो मेनली ग्रिड टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ वर्तमान में इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे यहाँ रिंग टोपोलॉजी का मेनली इस्तेमाल होता है, स्टार टोपोलॉजी का हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, बस टोपोलॉजी का हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। इन सभी टोपोलॉजी हमें
नॉर्मली देखने को मिलती है, पर ग्रिड टोपोलॉजी कॉमन रूप से हमें देखने को नहीं मिलती है। ये बड़े बड़े संस्थानों में इस्तेमाल होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, यानी यहाँ पर पूछा कि भाई ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ को हम क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। यानी आपका ज्ञान ही सर्वोच्च है, तो इसकी बोल रहा है कि आपका ज्ञान जो बोलेगा वही आपका सत्य होगा। जैसे मुझे पता है कि भैया हाथी, मान लो कि शेर पीले कलर का होता है, तो ये मेरा नॉलेज है, वही मेरा सत्य है हमेशा। तो यहाँ पर वही पूछा है कि सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर को क्या कहते हैं, तो उसे ज्ञान कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है, तो आप सभी को पता है ज्ञानदूत। 4 बार यह प्रश्न आ चुका है। 2000 में धार जिले से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कंप्यूटर के कॉमन सर्विस सेंटर्स को ओपन करना, जिससे हम लोगों तक ई गवर्नेंस सेवाएं दे सकें। तो ज्ञानदूत आपको याद रखना है, 4 से 5 बार पूछा गया है। और देखिए असिस्टेंट मैनेजर का 2021 का प्रश्न है, और हमने 2024 के भी प्रश्न लगाए हैं, तो आपको बहुत बार इसमें रिपीट देखने को मिला होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूआरएल का संक्षिप्त रूप क्या है। अभी इससे पहले हमने कोई सा दूसरा पेपर लगाया था, ये असिस्टेंट मैनेजर का पेपर था, उसमें वापस से पूछा। तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। कल हमने ये प्रश्न पढ़ा था और सेम प्रश्न पूछा गया था। तो www वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत 1989 में की गई थी। इसको खोजा किसने था, टिम बर्नेस ली द्वारा इसे खोजा गया था। फिर देखिए जीआईएस किसका संक्षिप्त रूप है। तो देखिए जीआईएस की हम बात करते हैं, तो जीआईएस मेनली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यह भी एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी लोकेशन वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, कहाँ पर आपको जाना है, उन सभी के लिए जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए हमारा इसरो है, उसने नाभिक नामक एक जीआईएस सिस्टम बनाया है, ये भी याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है, यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स है। तो बिजनेस टू बिजनेस भी ई कॉमर्स होता है, बिजनेस टू कस्टमर भी होता है, इंट्रा भी, यानी एक कंपनी के अंदर ही बिजनेस होते हैं। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के ई कॉमर्स हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संगणक मेमोरी नहीं है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। तो सर आपने कल प्रोम बताई थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम बताई थी, रीड ओनली मेमोरी। रैम बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर पी रैम नामक आपने कुछ भी नहीं बताई। तो पी रैम क्या है, एक प्रकार की मेमोरी नहीं है। ये सभी क्या है, हमारी मेमोरी है। रैम मेमोरी आप सभी को पता है वोलेटाइल है, यानी जैसे ही लाइट जाती है यहाँ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रोम क्या है, एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी लाइट भी चली जाती है तो यहाँ मेमोरी समाप्त नहीं होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिकतर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, लिनक्स का आजकल इस्तेमाल होता है, उबंटू का इस्तेमाल किया जाता है। पर मोज़ेक नामक क्या है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोज़ेक क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र याद कर लेना 4-5, क्योंकि बार बार आपसे नहीं है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, मोज़ेक एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है। तो देखिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल कल ऐसा के ऐसा सेम प्रश्न आया था। तो देखिए ड्रोन भी एक प्रकार का रोबोट है, क्योंकि उसका कंट्रोल पूरा किसके हाथ में रहता है, मानव के हाथ में। प्रोग्रामिंग होती है, कहाँ पर उड़ना है, किसके लिए बनाया गया है। फिर सोफिया आप सभी को पता है, एक प्रकार की ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, हैंसन रोबोटिक्स नामक कंपनी ने इसे बनाया था। तो ये दोनों क्या है, रोबोटिक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए बी दोनों में। फिर देखिए निम्न में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब सिस्टम क्या है। तो देखिए मशीन लर्निंग, हाँ सर, मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीखती है, उसे मशीन लर्निंग बोलते हैं। न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं सर, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब सिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार है। कितनी बार ये प्रश्न आ गया है भैया कि 1976 में एनआईसी की स्थापना की थी, जो कि मेनली ई गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी ड्राइवन के लिए भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यानी यहाँ पर क्या होती है, पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वह ऑनलाइन पर जो भी व्यक्ति पूछता है वह यही प्रदान करता है। तो वह क्या है, एनआईसी है। और सेम के सेम ऑप्शन के साथ प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो भैया तैयार रहो और पढ़ते रहो रेगुलर। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूछा है भैया कि जो ई कॉमर्स है उसमें
मोबिलिटी मतलब वो बोल रहा है कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें से कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो आप सभी को पता है मेनली कौन सा क्षेत्र शामिल है, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल के माध्यम से आपको एप्लीकेशन दे दी और एप्लीकेशन के माध्यम से आप सामान को खरीद बेच रहे हो, तो यह क्या है, एक प्रकार का ई कॉमर्स है। तो मोबिलिटी के लिए ई कॉमर्स में क्या है, एम कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग किसके उदाहरण हैं। तो आप सभी को पता है सर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है यानी ई सर्विसेज हैं। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखिए मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पाइथन भी एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिबर ऑफिस भी है, ओपन ऑफिस भी है। ये सभी क्या है, एक प्रकार के फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। सेंसर घटक नहीं है सर, है। सेंसर के माध्यम से ही तो उसे मालूम पड़ता है कि कितने डिग्री पर हमें मूव करना है, कहाँ से मूव करना है, कहाँ पर हमें वस्तु को उठाना है, तो सेंसर तो घटक है। तो इसका ये तो गलत होगा है। इंसानों से मिलते जुलते रोबोट्स को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वाई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केवल वाई सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है जिसे जाना जाता है। तो देखिए सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक मेमोरी रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके प्रोग्राम जो होते हैं उसे तेज़ी से आप क्या कर सको, चला सको। तो उस मेमोरी को मेनली क्या कहा जाता है, कैचे मेमोरी कहा जाता है। 10 बार बता दिया है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि भैया जितने भी कंप्यूटर में घटक हैं उनके बीच में हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा बस का ही इस्तेमाल करते होंगे। ये तो लॉजिक भी लगाते तो आप सही कर देते। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, वह कहलाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि डेटा को हम ट्रांसफ़र करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि आसानी से लोगों तक क्या होता है, जो हमारा डेटा है वह पहुंच जाता है और हमारी क्या होती है, साइबर सुरक्षा भी पूर्ण हो जाती है। तो उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, मेनली पैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पैकेट्स उन्हें कहा जाता है। फिर देखिए ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफ़र के लिए होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल मेनली किसके लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि वॉइस, डेटा और वीडियो तीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट की संख्या क्या कहलाती है। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बिट ट्रांसफ़र बाय चैनल पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं। तो देखो बेड लेंथ होती नहीं है, बैंड एरिया नामक हमने शब्द सुना सर निबल सुना है, ये भी नहीं होती है। ये तो एक मेमोरी की यूनिट है। तो इसको क्या कहा जाता है, बैंड विड्थ कहा जाता है। क्या कहलाता है वह, बैंड विड्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 15,000 प्लस MCQ है। 14,000 की जगह हम डेली अपडेट कर रहे हैं, तो यह कितने हो गए, लगभग 15,000 हो चुके हैं। और ये मात्र आपको 299 रुपये में मिल रहे हैं। भाई इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर लो और लगातार प्रैक्टिस करो। तो देखिए हमारे पास 2 टेस्ट सीरीज है, एक 99 और एक 299 की। आप पूछेंगे सर कौन सी ज्वाइन करूं, तो मैं आपसे बोलूँगा 299 वाली ज्वाइन करो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर 15,000 प्रश्न मिल रहे हैं। तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लो। अब देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं, रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को क्या कहा जाता है। यानी यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट को क्या बोलते हैं। यानी जो रोबोट की घूमने की जो क्षमता है या उसके मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो उन्हें बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला जाता है भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको याद रखना है। फिर देखिए किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या बोलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज। यानी जो मैसेज वगैरह करते हैं हम उसको वेरीफाई करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो उसे बोला जाता है मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी इंटरनेट से आने वाले डाटा को फिल्टर करता है। तो कितनी बार बताया कि भैया आपके कंप्यूटर पर जो मॉलवेयर अटैक्स होते हैं उनको बचाने के लिए मेनली एक फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है या एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या, फायरवॉल। क्या बोलते हैं, फायरवॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। एंटीवायरस वायरस अटैक से बचाने के लिए आपके कंप्यूटर में एक क्या होता है, एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है। कुकीज़ क्या होती हैं कि सर जो हमारी फेवरेट चीज़ होती हैं उसे हम क्या करते हैं, वेबसाइट पर वहाँ सेव हो जाती है।
कि हम जल्दी से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाएँ, उसके लिए कुकीज़ का इस्तेमाल होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं सर? जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, जो हमारे कंप्यूटर को क्या हानि पहुंचाते हैं, उन्हें मालवेयर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एप्लीकेशन एवं डाटा होस्टिंग एवं कनेक्टिविटी एवं क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के गठन में सरकार द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के पहलू हैं। यहाँ पर पूछ रहा है भैया कि भारत सरकार ने जो ई गवर्नेंस प्लान लेके आई 2006 में, उसके मेनली कौन कौन से पार्ट हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो देखो भैया, एचडीसी स्टेट डाटा सेंटर मैंने आपको बताया था, ये भी उसका कंपोनेंट है। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी क्या है? ये भी सर उसी का भाग है। ईएसडीजी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई सर्विस डिलीवरी गेटवे, ये तीनों क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एनआईसी इसका भाग नहीं है, याद रखना है। एचडीएलसी हमने सुना ही नहीं सर, एनएसआईजी भी हमने नहीं सुना। तो इसके भाग कौन कौन से? एचडीजी, स्वान, ईएसडीजी, एमएसडीजी मैंने आपको बताया था, ये सभी क्या है? इसके भाग हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी का दायरा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का दायरा कौन कौन सा है? वल्नरेबिलिटी रिडक्शन बिल्कुल सही है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, रिकवर पॉलिसी बिल्कुल सही है। तो साइबर सिक्योरिटी में ये तीन ही इसी क्षेत्र में इसका दायरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भैया जो यूनिक्स है, क्या यूनिक्स और विंडोज़, ये दोनों क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको याद रखना है। फिर देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सीपीयू के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर? तो आप सभी को पता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर होता है वह मेनली सीपीयू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो छोटे छोटे कंप्यूटर आजकल बनने लगे हैं, पाम टैब वगैरह, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, इनकी स्पीड हाई रहती है। और सीपीयू के लिए मेनली किसका इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो मैंने कितनी बार बताया कि बाइट के बाद आता है केबी, और केबी के बाद आता है एमबी, और एमबी के बाद आता है जीबी। तो यहाँ पर पूछा था कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट? तो देखो 1024 मेगाबाइट में कितना होता है? 1 जीबी होता है। फिर 1024 जीबी में कितना होता है सर? वह होता है 1 टीबी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1024 एमबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगले प्रश्न पे, रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा है कि जो रोबोट को ऑपरेट करने वाला एरिया होता है उसे हम मेनली क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है वर्क स्पेस और वर्क एनवेलप, दोनों बोला जाता है। एमपीपीएससी द्वारा दोनों आंसर दिए, तो आपको याद रखना, उसे वर्क स्पेस भी बोलते हैं और वर्क एनवेलप भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। कैसा लगा यह सेशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथ साथ 2 हमारे क्वेश्चन है, उसका आंसर देके ज़रूर जाइएगा। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? IPv6 कितने बिट का होता है? इन दोनों के आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। क्या यह सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करके बताइएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कल आपको उसे क्लैरिफाई कर दूंगा। पार्ट 7 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल PSC by DC सर पर। धन्यवाद।